नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि से देश की ताकत का पता चलता है। टीकाकरण अभियान पूरी तरह विज्ञान आधारित और विज्ञान संचालित है। प्रधानमंत्री ने कहा बढ़ते टीकाकरण से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिल रहा है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.16% हुई। केंद्र ने 7 मेगा एकीकृत वस्त्र परिक्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करने की अधिसूचना जारी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के तहत मुक्त व्यापार का आह्वान किया। नीति आयोग ने कहा भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र 2030 तक $10 खरब का होने का अनुमान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश में अत्यधिक तेजी से गतिशील लक्ष्य को विमान से निशाना बनाने का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री कल आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा पहल के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आयरलैंड को 8 विकेट से हराकर नामीबिया सुपर 12 में पहुंचने वाली चौथी टीम। समाचार संध्या में नीलम मलकानिया के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल करने से देश की ताकत का पता चलता है। उन्होंने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। आज राष्ट्र को संबोधन में उन्होंने कहा कि महामारी से देश का संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। श्री मोदी ने सभी से कोविड दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। कवच कितना ही उत्तम हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है हथियार नहीं डाले जाते। मेरा आग्रह है कि हमें अपने त्योहारों को पूरी सतर्कता के साथ ही मनाना है। और जहां तक मास्क का सवाल है, मेरा इतना ही कहना है, जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही हो। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जीवंत उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने कठिन और असाधारण लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया है। हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। इसलिए ये सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो।
प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि का श्रेय 130 करोड़ देशवासियों के प्रयासों को दिया। श्री मोदी ने कहा कि इस उपलब्धि से देश ने नया इतिहास रचा है। 100 करोड़ वैक्सीन डोज ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो अपने संकल्पों की सिद्धि के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि भारत का समूचा टीकाकरण कार्यक्रम विज्ञान उत्पन्न, विज्ञान आधारित और विज्ञान संचालित है। उन्होंने कहा कि कोविन ने इस पूरी प्रक्रिया को आसान बना दिया। इससे नागरिकों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों को सहायता मिली। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए सेंट्रल विस्टा और प्रधानमंत्री गतिशक्ति परियोजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में न केवल देश में सर्वाधिक निवेश किया जा रहा है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बढ़ते टीकाकरण से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिल रहा है। सभी तरफ आशावाद का संचार हो रहा है और विशेषज्ञ तथा विश्व एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति बहुत सकारात्मक संकेत दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की सफलता सबको सार्वजनिक सेवा में नए मानदंड स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी। ये न केवल देश के लिए बल्कि विश्व के लिए भी मॉडल होगा। श्री मोदी ने समाचार पत्र में लिखे लेख में कहा कि टीकाकरण में विश्वास और इसकी प्रक्रिया इस अभियान की सफलता के कारणों में शामिल है। टीके के बारे में दुष्प्रचार और आशंकाओं के बावजूद लोगों का विश्वास बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोविड टीकाकरण अभियान की सराहना करने पर माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स का आभार व्यक्त किया है। श्री गेट्स ने 1 अरब टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने में भारत के वैज्ञानिकों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्वेषकों के प्रयासों की सराहना की है। श्री बिल गेट्स के ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महामारी से लड़ाई में भारत ने वैश्विक प्रयासों में महत्वपूर्ण भागीदारी की है। श्री गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को भी इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 100 करोड़ 59 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 61,27,000 से अधिक टीके लगाए गए। 15,000 से अधिक लोग कल संक्रमित हुए, जबकि 18,000 रोगी स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 98.16% हो गई है। इस समय 1,75,000 से अधिक रोगियों का उपचार किया जा रहा है। अब तक 3,35,14,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल 231 लोगों की मृत्यु के बाद संक्रमण से मृतकों की संख्या 4,53,042 हो गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे से कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर हिंदी और अंग्रेजी में लाइव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नीति आयोग के सदस्य और कोविड-19 के लिए टीका लगाने के बारे में राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष डॉक्टर VK पॉल श्रोताओं के कोरोना संक्रमण संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित रहेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञ से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और टेलीफोन नंबर 100-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि मेगा एकीकृत वस्त्र परिक्षेत्र और परिधान पीएम मित्र पार्कों से भारत को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इन लक्ष्यों में उन्नत अवसंरचना, स्थायी औद्योगिकीकरण और नवाचार को प्रोत्साहन देना शामिल है। मंत्रालय ने 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना की अधिसूचना जारी की। इस योजना का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने और अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र बाजार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने का प्रधानमंत्री का सपना पूरा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि भारत कई महत्वपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों एफटीए को शीघ्र पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहा है। श्री गोयल ने मुक्त व्यापार में नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के अंतर्गत ईमानदारी और पारदर्शिता के मूल सिद्धांतों के साथ समन्वय करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गैर शुल्क बाधाओं द्वारा मुद्दों का समाधान करने की दिशा में मिलकर काम करने का आग्रह किया। श्री पीयूष गोयल ने दुनिया भर के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ भारतीय विश्वविद्यालयों के सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के 54वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि 100 करोड़ टीके भारत की ताकत और सामूहिक प्रयासों के परिणाम का प्रतीक हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि भारत का अचल संपत्ति बाजार $10 खरब पर पहुंचने की उम्मीद है और वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में 18 से 20% तक योगदान होगा। मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अचल संपत्ति और अवसंरचना कॉन्क्लेव 2021 के 13वें संस्करण को संबोधित करते हुए श्री कांत ने कहा कि मकानों की बिक्री में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट कंपनियों के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, जिसका लक्ष्य 100 स्मार्ट शहरों का निर्माण करना है। श्री अमिताभ कांत ने कहा कि अचल संपत्ति क्षेत्र और इसके हितभागी सबके लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने आज अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का ओडिशा में बंगाल की खाड़ी तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से सफल उड़ान परीक्षण किया। इस वाहन का उपयोग विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के आकलन के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने अभ्यास के सफल उड़ान परीक्षण के लिए DRDO को बधाई दी। वर्तमान उड़ान परीक्षण विकासात्मक उड़ान परीक्षणों के अंतर्गत किया गया है। ये स्वदेशी लक्षित विमान विकसित होने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों के लिए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट की आवश्यकताएं पूरी करेगा। अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान EDE बेंगलुरु द्वारा डिजाइन तथा विकसित किया गया है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के सचिव और DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी ने भी अभ्यास के सफल उड़ान परीक्षण से जुड़ी टीमों को बधाई दी और इसकी सटीकता और प्रभावशीलता को देखते हुए इसे फोर्स मल्टीप्लायर करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे वर्चुअल माध्यम से आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम के लाभार्थियों और संबंधित पक्षों को संबोधित करेंगे। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत आह्वान से प्रेरित होकर स्वयं पूर्ण गोवा पहल की शुरुआत की गई थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार के एक अधिकारी की स्वयं पूर्ण मित्र के तौर पर नियुक्ति की गई है। अधिकारी ने पंचायत और नगर निकायों का दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत की। उन्होंने विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय करते हुए सरकारी योजनाओं और उससे होने वाले लाभ को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के कार्य का समन्वय भी किया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि से देश की ताकत का पता चलता है। टीकाकरण अभियान पूरी तरह विज्ञान उत्पन्न, विज्ञान आधारित और विज्ञान संचालित है। प्रधानमंत्री ने कहा, बढ़ते टीकाकरण से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिल रहा है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.16% हुई। केंद्र ने 7 मेगा एकीकृत वस्त्र परिक्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करने की अधिसूचना जारी की।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के तहत मुक्त व्यापार का आह्वान किया। नीति आयोग ने कहा, भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र 2030 तक $10 खरब का होने का अनुमान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश में अत्यधिक तेजी से गतिशील लक्ष्य को विमान से निशाना बनाने का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री कल आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा पहल के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आयरलैंड को 8 विकेट से हराकर नामीबिया सुपर 12 में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज बेंगलुरु में 3 दिन के स्वर्णिम विजय वर्ष कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 1971 का युद्ध दमनकारी और तानाशाही शासन से तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को मुक्त कराने के लिए लड़ा गया था। मानवाधिकारों की मांग करने वाले आम और निर्दोष नागरिकों का नरसंहार करने वाला के मुल्क से वहां की जनता को मुक्ति दिलाना हमारे देश का राजधर्म भी था, राष्ट्र धर्म भी था और साथ ही हमारा यह सैन्य धर्म भी था। रक्षा मंत्री ने कहा कि उस युद्ध से भारतीय सेनाओं को ये सीख मिली कि अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रतिरक्षा सेनाओं का परस्पर संचालन कितना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में रक्षा मंत्री ने कहा कि एकीकृत थिएटर कमान विकसित करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वित अभियानों की आवश्यकता पर बल दिया। सरकार ने भारतीय टेलीग्राफ मार्ग अधिकार संशोधन नियम 2021 अधिसूचित कर दिए हैं। इन नियमों में ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए न्यूनतम एक मुश्त क्षतिपूर्ति प्रावधान और एक समान प्रक्रिया शामिल की गई है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन की स्थापना के लिए एक मुश्त क्षतिपूर्ति की राशि अधिकतम 1,000 रुपये प्रति किलोमीटर होगी। ओवरग्राउंड टेलीग्राफ लाइन के लिए मार्ग के अधिकार संबंधी आवेदन की प्रक्रिया सरल बनाई गई है। इन संशोधनों से देश में डिजिटल संचार ढांचे की स्थापना के लिए मार्ग के अधिकार संबंधी अनुमति की प्रक्रिया सरल होगी। अखिल भारतीय स्तर पर मजबूत डिजिटल ढांचे की स्थापना से ग्रामीण, शहरी और अमीर गरीब के बीच डिजिटल अंतराल दूर होगा और ई गवर्नेंस तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने अधिकारियों को नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है जिनसे लोगों, विशेषकर युवाओं में नशे की लत पड़ जाती है। ऐसे पदार्थों की बिक्री की अनुमति देते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। श्री सोनी ने कहा कि हाल ही में देखा गया है कि युवा नशे के लिए दर्द निवारक पदार्थों और गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए खाद्य और औषधि विभाग के अधिकारियों को उचित दस्तावेज के बिना दवाओं के भंडारण के खिलाफ सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सकारात्मक रुख के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में आज बिकवाली तेज रही। हालांकि प्रमुख सूचकांक मामूली घाटे के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में आज 102 अंक घटकर 60,822 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 63 अंक घटकर 18,115 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 74 रुपये 90 पैसे पर आ गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 310 रुपये बढ़कर 47,710 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। उधर दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 670 रुपये उछलकर 65,680 रुपये प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। शारजाह में 2020 विश्व कप क्रिकेट में ग्रुप बी के क्वालीफायर मैच में नामीबिया ने आयरलैंड को 8 विकेट से हराकर सुपर 12 में जगह बना ली है।
आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नामीबिया को जीत के लिए 126 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में नामीबिया ने लक्ष्य 18 ओवर और 3 गेंद में 2 विकेट पर 126 रन बनाकर हासिल कर लिया। श्रीलंका, स्कॉटलैंड और बांग्लादेश पहले ही सुपर 12 में पहुंच चुके हैं। ग्रुप ए के दूसरे मैच में श्रीलंका और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला जारी है। सुपर 12 के पहले मैच में कल अबुधाबी में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। दुबई में वेस्टइंडीज का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आकाशवाणी कल से विश्व कप के मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 22 अक्टूबर 1900 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अशफाक उल्लाह खां का जन्म हुआ था। उन्होंने अपने बड़े भाई से राम प्रसाद बिस्मिल की बहादुरी की कहानियां और उनकी उर्दू शायरी के बारे में सुना था। जब 1922 की चौरी चौरा की घटना ने गांधी जी को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के लिए प्रेरित किया, तो अशफाक उल्लाह खां भी उन कई युवाओं में से एक थे जिन्हें आंदोलन वापस लेने से निराशा हुई थी। 1920 के दशक के मध्य में अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से देश को आजादी दिलाना था। अशफाक उल्लाह खां को शायरी का शौक था और उन्होंने वारसी और हसरत शाहजहांपुरी उपनाम से लिखा था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश साजिश के बारे में विस्तार से लिखा। फूट डालकर शासन करने की चाल का हम पर कोई असर नहीं होगा और हिंदुस्तान आजाद होकर रहेगा। सशस्त्र संघर्ष के लिए धन की आवश्यकता थी। इसका इंतजाम करने के लिए अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और समूह के 9 अन्य सदस्यों ने ट्रेन डकैती को अंजाम देने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को काकोरी एक्सप्रेस शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही थी। ट्रेन में विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर एकत्र किए गए धन को लखनऊ में जमा किया जाना था। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोका और उसमें मिली नकदी को लेकर भाग गए। लूट के 1 महीने के अंदर ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई लगभग 18 महीने तक चली। अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को मौत की और अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 27 साल की उम्र में अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दे दी गई थी। फांसी से पहले अंतिम इच्छा पूछे जाने पर अशफाक उल्लाह खां ने कहा, कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। उनके गृह नगर शाहजहांपुर में एक स्मारक कब्र स्थापित कर दी गई थी। आज प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल की पुण्यतिथि है। विट्ठल भाई पटेल का 22 अक्टूबर 1933 को स्वर्गवास हुआ। एक प्रशंसित नेता तथा मानवतावादी विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। इसी दिन 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया था। अगस्त 1947 में भारत को जब स्वतंत्रता मिली और पाकिस्तान बनाने के लिए विभाजन हुआ, उस समय जम्मू कश्मीर हरि सिंह द्वारा शासित एक रियासत थी। आजादी के 2 महीने बाद 22 अक्टूबर को हजारों कबायली आतंकियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने मुजफ्फराबाद और अन्य जगहों पर राजा की सेना के कब्जे वाली चौकियों को पार करते हुए कश्मीर घाटी पर आक्रमण किया, क्योंकि वे अपने अंतिम लक्ष्य श्रीनगर की ओर बढ़ रहे थे। तबाही की इस पृष्ठभूमि में हरि सिंह ने
दिल्ली में भारत सरकार से संपर्क किया। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और भारतीय सैनिकों ने 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में पहुंचना शुरू कर दिया। भारतीय सैनिकों ने जवाबी हमला किया। 8 नवंबर तक भारतीय सेना ने श्रीनगर रियासत को हासिल कर लिया। नवंबर के मध्य तक युद्ध कम होने तक उन्हें पीछे धकेलने के प्रयास जारी रहे। 1948 के अंत तक छिटपुट युद्ध जारी रहा। जनवरी 1949 में युद्ध विराम समझौते पर आधिकारिक तौर पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव क्विज @prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। मौसम विभाग ने तिरुवनंतपुरम, पत्तनमतिट्टा, कोट्टायम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लपुरम, कोझिकोड, वायनाड और कन्नूर जिलों में गरज के साथ छिटपुट बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का भी अनुमान है। दक्षिण तमिलनाडु तट पर चक्रवात के कारण इस महीने की 26 तारीख तक राज्य में तेज बारिश के आसार हैं। अब एक नजर कल के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली और चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मुंबई और कोलकाता में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर में वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे तथा मध्यम बारिश हो सकती है। लेह में बारिश होने या बर्फबारी के आसार हैं। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है और मध्यम बारिश हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी, इम्फाल, आइजोल और अगरतला में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शिलांग, ईटानगर और गंगटोक में आमतौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 100 करोड़ कोविड टीके लगाने की उपलब्धि से देश की ताकत का पता चलता है। टीकाकरण अभियान पूरी तरह से विज्ञान से उत्पन्न, विज्ञान पर आधारित और विज्ञान से संचालित है। प्रधानमंत्री ने कहा बढ़ते टीकाकरण से आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन मिल रहा है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1 अरब 59 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.16% हुई। केंद्र ने 7 मेगा एकीकृत वस्त्र परिक्षेत्र और परिधान पार्क स्थापित करने की अधिसूचना जारी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के तहत मुक्त व्यापार का आह्वान किया। नीति आयोग ने कहा भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र का कारोबार वर्ष 2030 तक $10 खरब का होने का अनुमान। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने आकाश में अत्यधिक तेजी से गतिशील लक्ष्य को विमान से निशाना बनाने का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री कल आत्मनिर्भर भारत स्वयं पूर्ण गोवा पहल के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे।
और 2020 क्रिकेट विश्व कप में आयरलैंड को 8 विकेट से हराकर नामीबिया सुपर 12 में पहुंचने वाली चौथी टीम हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।